2 महीने से ज्यादा वक्त तक चले चुनाव प्रचार अभियान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कन्याकुमारी दौरा और विवेकानंद रॉक मेमोरियल में लगाया गया ध्यान नए संकल्पों के लिए खुद को तैयार करने का जरिया था। प्रधानमंत्री मोदी जब अपने प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद की तपस्थली से ध्यान लगाकर निकले तो उन्होंने दिल्ली लौटते वक्त प्लेन में बैठकर एक ब्लॉग लिखा और उस ब्लॉग में लिखी एक एक बात यह संकेत दे रही है कि उनकी सरकार तीसरी बार सत्ता में लौटी तो उनकी सरकार की प्राथमिकताएं क्या होंगी। गुलामी के लंबे कालखंड ने भारत को हजारों वर्षों की अपनी ताकत और ताकत के एहसास से दूर कर दिया था। स्वामी विवेकानंद ने भारत को उसकी वो ताकत याद दिलाई। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को विकसित भारत बनाने के लिए उसकी ताकत याद दिलाने का संकल्प ले चुके हैं। कन्याकुमारी के रॉक मेमोरियल से ध्यान करके लौटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नतीजों का इंतजार नहीं किया, बल्कि ताबड़तोड़ मीटिंगें लेकर अगले कार्यकाल का ट्रेलर देना शुरू कर दिया। पार्टी और सरकार गठन जैसे मामलों पर महत्वपूर्ण बैठकें आज भी जारी रही। यह आत्मविश्वास अपनी जगह है, लेकिन तीसरे कार्यकाल के लिए आश्वस्त दिख रहे प्रधानमंत्री ने अपने ब्लॉग में यह साफ कर दिया है कि जो बीत गई सो बात गई। वो अब नए लक्ष्यों की तरफ देख रहे हैं। अपने ब्लॉग में प्रधानमंत्री ने लिखा कि ध्यान में जाते ही राजनीतिक वाद विवाद, वार पलटवार, आरोपों के स्वर और शब्द वो सब अपने आप शून्य में समाते चले गए और उनके मन में विरक्ति का भाव और तीव्र हो गया। यानी प्रचार के दौरान सभी आरोप प्रत्यारोपों को प्रधानमंत्री ने मन से निकाल दिया है। चंद्रयान 3 की सफलता से लेकर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने तक नया भारत ऐसे कई मील के पत्थर स्थापित कर चुका है जिसके बारे में एक दौर में कोई सोचता भी नहीं था। प्रधानमंत्री ने ऐसी पुरानी सोच और मान्यताओं को पीछे छोड़ने की बात की है। अपने ब्लॉग में प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा कि हमें हमारे समाज को पेशेवर निराशावादियों के दबाव से बाहर निकालना है। यानी प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है कि ये नहीं हो सकता कहकर आलोचना करने वालों के दबाव में नया भारत नहीं आएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्लॉग में लिखा कि हमें याद रखना है, नकारात्मकता से मुक्ति सफलता की सिद्धि तक पहुंचने के लिए पहली जड़ी बूटी है। यानी नया भारत सकारात्मकता से सफलता का संकल्प ले चुका है, जिससे आने वाले वक्त में नए कीर्तिमान स्थापित होंगे। हालांकि विरोधी पार्टियां अभी भी आरोप प्रत्यारोपों पर टिकी हुई हैं। भाजपा कई दोषों के लिए जिम्मेदार है। सामाजिक रूप से भाजपा ने देश में सौहार्द बिगाड़ा, भाईचारा खत्म किया, जाति के खिलाफ जाति, संप्रदाय के खिलाफ संप्रदाय लड़वाया। जब हिमाचल में कहा कि कांग्रेस जीतेगी तो आप बड़े खुश थे। आज जब देश में नरेंद्र मोदी की जीतने की संभावना बताई जा रही है तो आप परेशान हैं। प्रधानमंत्री के ब्लॉग में विकसित भारत के लिए नए और बड़े बदलावों के लिए तैयार रहने के संकेत भी मिले। प्रधानमंत्री ने ब्लॉग में लिखा कि अब एक भी पल गंवाए बिना हमें बड़े दायित्वों और बड़े लक्ष्यों की दिशा में कदम उठाने होंगे। इसका मतलब सरकार बनते ही बेहतर भविष्य के लिए कुछ नए बदलावों का ऐलान हो सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें नए स्वप्न देखने हैं, अपने सपनों को अपना जीवन बनाना है और उन सपनों को जीना शुरू करना है। इसका मतलब नए लक्ष्यों पर तेजी से काम शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ब्लॉग में सामाजिक समानता, तकनीक से गरीबों को सशक्त करने और 21वीं सदी के लिहाज से आर्थिक के साथ साथ हर क्षेत्र में सुधार लाने की बात कही है। यानी कुछ बड़े सामाजिक बदलाव लाने वाले फैसले भी किए जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए अब आपको बताते हैं किस तरह विवेकानंद के तपोस्थल पर साधना करके प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी प्रेरणा से विकसित भारत के संकल्प को और मजबूत किया। कैसे किया, जरा देखिए। स्वामी विवेकानंद ने आजादी के लिए भारतीयों से बलिदान देने की बात कही थी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत के लिए योगदान देने की बात कही है। 1897 में स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि लोगों को 50 वर्ष राष्ट्र के लिए समर्पित करने की बात उन्होंने कही थी। प्रधानमंत्री मोदी ने 25 साल देश के लिए समर्पित करने की बात कही है। स्वामी विवेकानंद के आह्वान के बाद 50 साल बाद यानी 1947 में देश आजाद हो गया था। अब प्रधानमंत्री मोदी ये बात कह रहे हैं कि 2047 तक देश को विकसित बनाना है।
स्वामी विवेकानंद के आह्वान पर लोगों का प्रयास आजाद भारत की नींव बना था, जबकि मोदी का मानना है कि लोगों का प्रयास मजबूत भारत की नींव बनेगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक रुको मत, जबकि मोदी ने कहा कि लक्ष्य दूर नहीं, तेज कदमों से मिलकर चलो। जी न्यूज ने जो एआई एग्जिट पोल किया है, इसमें तीसरी बार एनडीए की सरकार बनती दिख रही है। सवाल यह उठता है कि आखिर विपक्ष के बनाए नैरेटिव और सियासी चक्रव्यूह के बीच मोदी के तीसरे टर्म को कंफर्म करने वाले असली फैक्टर कौन से दिख रहे हैं? क्या राम मंदिर का मुद्दा असर दिखा गया या जन कल्याणकारी योजनाएं? जरा देखिए इस रिपोर्ट में। एग्जिट पोल्स नरेंद्र मोदी के पक्ष में छप्पर फाड़ जीत की गारंटी दे रहे हैं। इक्का दुक्का जगहों को छोड़ दें तो एग्जिट पोल बता रहे हैं कि तीसरी बार भी मोदी सरकार। अनुमान बता रहे हैं कि मोदी का ये वाला नारा सच की जमीन पर बुलंद होता दिख रहा है। 4 जून 400 पार, 4 जून यही नारा चलता दिख रहा है, लेकिन कैसे? आखिर 400 पार के दुर्लभ लक्ष्य को मोदी सरकार ने कैसे भेदा? तो इसके पीछे है नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियां और बीजेपी की रणनीति, जिसके दम पर विरोधियों की सारी नीतियां एग्जिट पोल में फेल नजर आ रही हैं और मोदी बम बम करते दिख रहे हैं। शायद उसी रणनीति के दम पर नरेंद्र मोदी ने बंगाल के चुनाव परिणामों को बीजेपी के लिए बहुत खास बताया था। भारतीय जनता पार्टी को सर्वाधिक सफलता पश्चिम बंगाल में मिल रही। तो मोदी इतने कॉन्फिडेंट आखिर कैसे हैं कल आने वाले चुनाव परिणामों के लिए? तो उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाएं और उन योजनाओं से प्रभावित वोट शिफ्ट का अनुमान, जिसके मुताबिक मुफ्त राशन, पीएम आवास योजना, उज्ज्वला योजना, हर घर शौचालय, किसान सम्मान निधि योजना, हर घर तक नल से जल योजना, निशुल्क स्वास्थ्य लाभ देने वाली आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं शामिल हैं। अब आपको बताते हैं कि इन कल्याणकारी योजनाओं से बीजेपी को 2000 चुनाव में कितना फायदा हुआ है या हो सकता है। उज्ज्वला योजना के जरिए करीब 10.25 करोड़ घर धुएं से मुक्त हुए, 11.5 करोड़ घरों तक नल से जल पहुंचा। सिर्फ शहरों में ही 1 करोड़ 18 लाख से ज्यादा लोगों को घरों का लाभ मिला। 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को किसान सम्मान निधि का फायदा हुआ। आयुष्मान भारत योजना के तहत 6 करोड़ 25 लाख से ज्यादा लोगों को निशुल्क इलाज मिला और करीब 11.5 करोड़ लोगों को खुले में शौच से मुक्ति मिली। अब पूरी बात समझिए। देश में इस बार करीब 97 करोड़ वोटर थे। इनमें से करीब 65% ने ही वोट दिए हैं, यानी करीब 63 करोड़ लोगों ने ही वोट दिया। अगर आप हर लाभार्थी के परिवार में 4 लोगों को ही माने और इन सभी को 2-2 योजना का ही लाभार्थी माने, तो भी औसतन करीब 20 करोड़ लोग सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी के करीब माने जा सकते हैं। इस योजना में सबसे बड़ा गेम चेंजर का काम किया है 5 साल तक मुफ्त राशन योजना ने। इस हिसाब से मान लीजिए कि 80 करोड़ राशन पाने वाले लोगों में से भी सिर्फ 10 करोड़ वोटरों ने भी मुफ्त राशन के आधार पर प्रधानमंत्री को वोट दिया, तो लाभार्थियों का सीधा आंकड़ा 30 करोड़ तक पहुंच सकता है। इसके अलावा बीजेपी के अपने समर्थक और आरएसएस का खाटी कार्यकर्ता भी बीजेपी का बड़ा वोट बैंक है। इनकी संख्या भी अगर अनुमानित तौर पर करीब 2 करोड़ ही मानी जाए, तो बीजेपी के पास देश का करीब 30 से 32 करोड़ वोटर शामिल हो सकता है। बीजेपी दावा कर चुकी है कि 2019 के चुनाव में उसने 22 करोड़ लाभार्थी जोड़े थे। इस बार बीजेपी उससे कहीं ज्यादा लाभार्थियों को जोड़ने का दावा कर रही है। अगर एक बार फिर ये नीतियां चल गईं, तो बीजेपी जो 400 पार का दावा कर रही है और जैसा कई एग्जिट पोल में अनुमान भी लगाया गया है, तो बीजेपी 400 पार तक या उसके करीब पहुंच सकती है। इनके अलावा तुष्टीकरण का मुद्दा हो या फिर राम मंदिर और सनातन विरोध का मुद्दा, बीजेपी को इस मोर्चे पर भी सीधा लाभ होता दिख रहा है और ये वो लाभ है जो 400 के पार या 400 के करीब बीजेपी और एनडीए को पहुंचा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीबीटी। तो कुछ एग्जिट पोल ऐसे हैं जो मोदी को 400 या उसके करीब पहुंचा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का जो एग्जिट पोल है वो कुछ अलग कह रहा है। कांग्रेस इस एग्जिट पोल को नकार रही है। कल राहुल गांधी ने कहा था कि इंडिया गठबंधन 295 सीटें लाएगा, तो आज सोनिया गांधी ने कहा कि थोड़ा सा इंतजार कीजिए। सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295. Polls are giving majority to NDA. We just have to wait and see.
तो थोड़ा सा इंतजार तो करना पड़ेगा। चुनाव नतीजों से ठीक पहले वैसे आज बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर एक बड़ी बैठक हुई और इस बैठक में क्या हुआ यह हम आपको बताते हैं। इसमें पहले कौन कौन शामिल हुआ जरा उनके बारे में जान लीजिए। इस बैठक में जेपी नड्डा शामिल थे, इसमें अमित शाह थे, इसमें राजनाथ सिंह थे, इस बैठक में पीयूष गोयल थे, अश्विनी वैष्णव मौजूद थे और मनसुख मांडविया थे इस बैठक में। इसमें विनोद तावड़े और बीएल संतोष थे, ये भी हम आपको बता रहे हैं। बीएल संतोष के अलावा शिव प्रकाश और तरुण चुग भी इस बैठक के अंदर मौजूद थे। बैठक में तो वैसे तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है, किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई है वो भी आप समझ लीजिए। सबसे पहले तो इस बैठक में लोकसभा चुनाव की समीक्षा हुई है कि लोकसभा चुनाव कैसा रहा बीजेपी के लिहाज से। इसके बाद एक और बात हुई है और वो बात ये हुई कि कम वोटिंग आखिर क्यों हुई, लोगों ने कम वोट क्यों डाले। इसके अलावा एक और बात हुई है कि काउंटिंग के समय बूथ का मैनेजमेंट कैसे होगा, काउंटिंग का जो सेंटर है वहां पर क्या किया जा सकता है, वहां पर कैसे हमारे एजेंट काम करेंगे, इस पर चर्चा हुई है। एग्जिट पोल के नतीजों पर भी चर्चा हुई है और हरियाणा के एग्जिट पोल पर भी चर्चा हुई है। इसके अलावा कई और मुद्दे थे जिन पर बातचीत हुई है। अब बात करते हैं विपक्ष की। विपक्षी दल के कई नेताओं ने भारतीय चुनाव आयोग पर सही काम नहीं करने का आरोप लगाया, साथ ही अपनी संभावित हार के लिए फिर एक बार ईवीएम को जिम्मेदार ठहरा दिया। इसकी शुरुआत 2 दिन पहले कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने की थी, जब उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर चुनाव अधिकारियों और डीएम से बात करने का आरोप लगाया था। इस पर चुनाव आयोग ने सख्ती दिखाते हुए जयराम रमेश ने आज शाम को 7 बजे तक जवाब मांगा है। हालांकि कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने जवाब देने के लिए 1 सप्ताह का समय मांगा, मगर इलेक्शन कमीशन ने उनके अनुरोध को खारिज कर दिया। यदि 300 पार तो वो जनता का वोट नहीं है, वो ईवीएम मशीन का वोट है। काउंटिंग को धीमे धीमे करें और रात में बिजली गुल करेंगे। तुम्हारे पैर के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल ये है फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। गुलशन की खूबसूरती फूलों से है, माली की बात कौन करता है। लोकतंत्र में जीत हार जरूरी है, मगर तुम्हारी बात कौन करता है। एक पुरानी कहावत है, नाच ना आए आंगन टेढ़ा, और विपक्ष का INDIA गठबंधन इसी कहावत को एक बार फिर चरितार्थ करता दिख रहा है। 7 चरण के चुनाव खत्म होने और एग्जिट पोल आने के बाद से विपक्ष के नेताओं ने अपनी संभावित हार का ठीकरा फोड़ना शुरू कर दिया है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, RJD, SP समेत तमाम विरोधी दल लगातार ईवीएम और चुनाव आयोग पर निशाना साध रहे हैं। इनको बहुमत नहीं मिल रहा है और जो कांग्रेस पार्टी ने 295 का फिगर दिया है वो सही है, और उसके बाद यदि 300 पार तो वो जनता का वोट नहीं है, वो ईवीएम मशीन का वोट है। स्ट्रांग रूम से कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट को बाहर लाया जाए, या तो आप उसकी तस्वीर खींचने की इजाजत दीजिए या उस वक्त आप वो फॉर्म प्रपत्र मुहैया कराइए। दरअसल विपक्ष की तमाम पार्टियां हार की आशंका से ही तिलमिलाई हुई हैं और हर बार की तरह इस बार भी इलेक्शन कमीशन और ईवीएम को जिम्मेदार बता रही हैं। हालांकि कांग्रेस के महासचिव और मीडिया प्रभारी जयराम रमेश ने ऐसा आरोप लगाया कि चुनाव आयोग भी खुलकर जवाब दिए बिना नहीं रह सका। काउंटिंग से पहले बताना चाहिए किसने किया, ताकि उन सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को या जिसने किया उसको हम सजा दे सकें। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई अफवाह फैला दें और एक सबको शक के दायरे में ले आए, ऐसा नहीं हो सकता। चुनाव आयोग ने राजनीतिक पार्टियों को साफ शब्दों में कहा कि भ्रम और शक का कोई इलाज नहीं है, लिहाजा कोई भी नेता बिना सबूत के फेक नैरेटिव सेट ना करे। वहीं बीजेपी ने भी विपक्ष के इलेक्शन कमीशन और ईवीएम पर हार का ठीकरा फोड़ने के प्रयास पर करारा प्रहार किया। चाहे बीजेपी हो चाहे और कोई सत्ताधारी पार्टी हो, आप उनके गुलाम नहीं हो, आप इंडिपेंडेंटली काम करो, लेकिन चुनाव आयोग काम नहीं कर रहा है। चुनाव आयोग बीजेपी की एक्सटेंडेड ब्रांच, बीजेपी की एक शाखा इस तरह से काम कर रहे हैं। ये जो हार के हथौड़े मारने का रिहर्सल शुरू हो गया है, तो उसमें कोई ईवीएम पे मारेगा तो कोई जो है वो मशीनरीज पे मारेगा, कह दिया डीएम भी, उन्होंने कह दिया डीएम भी आ गया बीच में, मीडिया भी आ गया, सब कुछ आ गया है। तो हार का हथौड़ा सब लोग अपने अपने अलग अलग तरह से मारने की कोशिश करेंगे। पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने आज दिल्ली में हुए मीडिया मीट कार्यक्रम में मौजूदा समय में प्रेस की चुनौतियों पर चर्चा की। चर्चा के दौरान डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने जी मीडिया के साथ पंजाब में हुई एक साजिश का जिक्र किया और कहा कि वो देश में किसी भी मीडिया संस्थान के साथ ऐसी किसी भी साजिश का विरोध करेंगे।
As Zee News, we are here to stand and fight for the freedom of press, freedom of media, despite the events which happened in last couple of weeks. Our people interviewed the Chief Minister of Aam Aadmi Party, and that interview was not published due to editorial decision, and they were naturally pursuing us that we must publish it. They pursued and started threatening that if you don't publish it, be ready to face the consequences. What consequences was the question in my mind also when I was told. Of course, they stopped the advertising from Punjab government, which was substantial. And second, third day, we came to know that the Punjab government put a very strong pressure on the local MSO of Punjab, who happens to be a monopoly in Punjab. They not only stopped Zee News, they pressurized that MSO to stop showing Zee Punjab Haryana, Zee Delhi NCR, and also they stopped Zee Entertainment's entertainment channels, which has got nothing to do with Zee Media. For 8 days, we kind of deprived our viewers, our people, both from news entertainment as well as from giving their loved entertainment. So finally, we got it cleared from the courts and the legal system. But we have fought it very strongly, clearly, and single-handedly. I can say that, unfortunately, the other news media people did not participate in this struggle. Tomorrow it could be somebody else, not Zee. But I still assure them, and all of you, through all of you, we will still stand by if something like that would happen with anybody else. भारत के पड़ोसी देशों ने भी भारत में बनने वाली नई सरकार के बारे में अनुमान लगाया है। यह अनुमान भी करीब-करीब वही है जैसा देश के एग्जिट पोल में दिखाई दे रहा है। इसके बाद अब ये देश तीसरी बार मोदी सरकार को लेकर अपनी रणनीति भी बना रहे हैं। भारत के चुनाव नतीजों का सिर्फ देश को नहीं, दुनिया को इंतजार है। चीन और पाकिस्तान भारत के चुनाव नतीजों पर सबसे ज्यादा टकटकी लगाकर बैठे हैं। नतीजों से पहले एग्जिट पोल में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की भविष्यवाणी की गई है। इसके बाद चीन और पाकिस्तान ने मान लिया है कि भारत में तीसरी बार मोदी सरकार आ रही है। पाकिस्तान में मोदी का शोर मचता ही रहता है, लेकिन अब चीन की सरकार की आवाज समझने वाले ग्लोबल टाइम्स में भी मोदी की वापसी की खबरें सुर्खियां बनी हुई हैं। चीन में मोदी की वापसी के बाद की परिस्थितियों के हिसाब से रणनीति बनाई जा रही है। ग्लोबल टाइम्स ने एग्जिट पोल में तीसरी बार मोदी सरकार की संभावना जताई। चीन के एक्सपर्ट ग्लोबल टाइम्स के जरिए बता रहे हैं कि इससे भारत की विदेश नीति और कूटनीति और मजबूत होगी। इसके अलावा नरेंद्र मोदी भारत की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देते रहेंगे। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट में प्रधानमंत्री मोदी के उस मकसद का भी जिक्र किया है जिसमें वो भारत को तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। इस रिपोर्ट में इस बात को भी प्रमुखता से बताया गया है कि जवाहरलाल नेहरू के बाद प्रधानमंत्री मोदी ऐसे दूसरे नेता होंगे जो लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री चुने जाएंगे। पहले समझिए पाकिस्तान और चीन जैसे देशों की भारत में दिलचस्पी के मायने क्या हैं। मैं उसको ग्लोबल टाइम्स नहीं कहता, मैं उसको गेबल्स टाइम्स कहता हूँ। गेबल्स था हिटलर का प्रोपेगेंडा मिनिस्टर, जिसने कहा था कि अगर झूठ को इतनी बार बोलते रहो तो लोग मानेंगे कि शायद ये सच है, तो वो बार बार झूठ बोलता था। चीन का भी वही है। अब मजबूत सरकार की वापसी और चीन की चिंता को भी समझिए। भारत में मोदी सरकार की वापसी के संकेत से चीन को पड़ोस से मिलने वाली आर्थिक टक्कर की आशंका बेचैन कर रही है।
कुछ दिनों पहले ही संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी ने चीन में विदेशी निवेश कम होने और इससे सीधे भारत को लाभ मिलने की बात कही थी। इस रिपोर्ट में भारत को आने वाले वक्त में विदेशी निवेश का बड़ा केंद्र बताया गया है। ऑन द वन हैंड मैं देखता हूं कि ट्रेड में बल्कि बढ़ोतरी ही होगी, राइट, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी को बहुत चीजें चाहिए, हमें जो रॉ मटेरियल चाहिए, कंपोनेंट्स चाहिए, वो हमें चाहिए। अब कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है दुनिया में, तो ट्रेड एंड इकोनॉमी में आई थिंक रिश्ते हमारे बल्कि बढ़ेंगे। भारत में मजबूत सरकार की वापसी भारत के किसी भी दुश्मन के लिए अच्छी खबर नहीं, इसलिए चीन और पाकिस्तान दोनों तरफ से भारत के साथ संबंधों को सही करने के संकेत भी मिलने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए अब आपको बताते हैं कि जब चीन को भी ये लगने लगा है कि भारत में तीसरी बार मोदी सरकार आ रही है, तो चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स को मोदी सरकार से किस तरह की उम्मीदें हैं, ये हम आपको फटाफट बता देते हैं। जरा एक नजर इस पर डाल लीजिए। ग्लोबल टाइम्स ने मोदी सरकार से भारत चीन के द्विपक्षीय जो संबंध हैं उनको सुधारने की वकालत की है। भारत चीन के मतभेदों को दूर करने की बात भी ग्लोबल टाइम्स के अंदर कही गई है। दोनों देशों के बीच खुला संचार बनाने के लिए सहयोग की बात भी कही गई है। और इसके अलावा ग्लोबल टाइम्स ने यह भी कहा है कि भारत में तीसरी बार मजबूत सरकार ने भारत का वैश्विक प्रभाव बढ़ाएगी। ये सरकार, इससे वैश्विक प्रभाव बढ़ेगा। इसके अलावा जापान और अमेरिका से बेहतर होते संबंधों की बात भी इसके अंदर कही गई है और ग्लोबल टाइम्स ये लिख रहा है तो इसके बड़े मायने हैं। और चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स को लगता है कि मोदी के तीसरे कार्यकाल में दुनिया पर भारत का प्रभाव और बढ़ेगा। यही वजह है कि ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि तीसरी पारी में मोदी कूटनीति से भारत को रणनीतिक फायदा दिलाएंगे। इससे भारत के वैश्विक प्रभाव में बढ़ोतरी होगी। मोदी अगर तीसरी बार आते हैं तो भारत को बड़ी ताकत बनाने के लिए वो काम करेंगे। लेकिन ग्लोबल टाइम्स ने मोदी के तीसरे संभावित कार्यकाल में चीन और भारत के बीच टकराव से इनकार किया है। ग्लोबल टाइम्स ने यह भी कहा है कि भारत चीन शांतिपूर्ण संबंध दुनिया के हित में होंगे। हालांकि यह भी सच्चाई है कि चीन की कथनी और करनी में काफी फर्क होता है। दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। सियासी कहावत यह भले ही पुरानी हो लेकिन आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। एग्जिट पोल का रुझान बता रहा है कि यूपी में मोदी और योगी की जोड़ी बीजेपी के लिए उपयोगी साबित हो रही है, जबकि दो लड़कों की जोड़ी को फिलहाल इंतजार करना पड़ सकता है। राजनीति में एक और एक दो नहीं बल्कि 11 होते हैं और फिलहाल सवाल है कि यूपी में किसकी जोड़ी 11 साबित हो। मोदी योगी का मैजिक यूपी में जीत की हैट्रिक लगाएगा या फिर दो लड़कों की जोड़ी यूपी में बीजेपी का अश्वमेध घोड़ा रोक देगी। अगले कुछ घंटों में यह तस्वीर भी साफ हो जाएगी। लेकिन नतीजों से पहले पोल और पोल्स पर नजर डालें तो यूपी अपने पिछले 2 लोकसभा चुनावों के परिणामों को दोहराता नजर आ रहा है और उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार की वापसी का आधार बना रहा है। पोल और पोल्स के मुताबिक यूपी में एनडीए को 67 सीट, इंडिया गठबंधन को 12 सीट और अन्य को 1 सीट मिलती दिख रही है। हालांकि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव एग्जिट पोल के अनुमान को मानने को तैयार नहीं है और यूपी में इंडिया गठबंधन के प्रदर्शन के जरिए दिल्ली के तख्त का दावा ठोक रहे हैं। हमारा एग्जिट पोल ये कहता है कि सबसे ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में जीतेगा। मैंने अपना इंटरनल भी सर्वे कराया है और वो भी बहुत बढ़ चढ़ कर बता रहा है। मैं कहना चाहता हूँ इंडिया की जीत देश और देश की जनता की जीत साबित होगी। एग्जिट पोल के नंबर गेम को डिकोड करें तो उस पे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों अपने पिछले प्रदर्शन से बेहतर करती दिख रही हैं, लेकिन बीजेपी को नुकसान नहीं पहुंचा पा रही हैं। 2019 में यूपी में एनडीए को 64 सीट मिली थी, बीएसपी ने 10 सीट जीती थी, एसपी के खाते में 5 सीटें आई थी जबकि कांग्रेस के पास सिर्फ 1 सीट गई थी। एग्जिट पोल के मुताबिक बीएसपी इस बार 0 पर सिमट सकती है। उसकी पिछली बार 10 की सीट एनडीए और इंडिया गठबंधन के खाते में नजर आ रही है। विपक्ष भले ही एग्जिट पोल को खारिज कर रहा हो, लेकिन एग्जिट पोल कुछ हद तक नतीजों की तरफ इशारा तो करते ही हैं। ऐसे में सवाल उठता है, आखिर 10 साल से यूपी में प्रचंड सीट जीतने और दूसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ यूपी की सत्ता में रहने के बावजूद बीजेपी कैसे चुनाव दर चुनाव
अपनी जीत को बड़ी कर रही है। बीजेपी के दो सबसे लोकप्रिय चेहरे मोदी और योगी की कर्मभूमि यूपी ही है। आधी आबादी यानी महिला वोटर बीजेपी के साथ मजबूती से खड़ी है। मुफ्त राशन, आवास योजना, शौचालय, किसान सम्मान निधि और उज्ज्वला जैसी योजनाएं चुनाव में कैश हो रही हैं। राम मंदिर निर्माण और काशी मथुरा जैसे मुद्दे भी बीजेपी के पक्ष में गए। यूपी में बीजेपी मजबूत संगठन के जरिए वोटरों को बूथ तक लाने में सफल हुई। टिकट वितरण में बीजेपी ने यूपी की सोशल इंजीनियरिंग को बेहतर तरीके से साधा। जिस यूपी में 10 साल पहले तक बीजेपी चौथे नंबर की पार्टी थी, उसी सियासी जमीन पर बीजेपी ने अपना अभेद्य किला बना दिया है। आज यूपी में बीजेपी न सिर्फ नंबर 1 पार्टी है, बल्कि पहले और दूसरे नंबर की पार्टी में लंबा फासला कर दिया है। इसी की झलक एग्जिट पोल में भी नजर आ रही है। हालांकि परिणाम क्या रहेंगे, उसके लिए चंद घंटों का इंतजार कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बात करते हैं देश की सत्ता पर सबसे ज्यादा राज करने वाली कांग्रेस की, जो अपनी सियासी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। इस लड़ाई में कांग्रेस ने उन दलों का साथ भी लिया, उनके साथ गठबंधन किया जो उसके विरोध की जमीन पर तैयार हुई। इस लोकसभा चुनाव में क्या कुछ कांग्रेस के दांव पर है, जरा देखिए इस रिपोर्ट। साल 1984 में 40 साल पहले कांग्रेस 400 पार पहुंची थी और 40 साल बाद कांग्रेस के सामने एनडीए को 400 पार होने से रोकने की चुनौती है। एग्जिट पोल में जब एनडीए को 400 के करीब दिखाया जा रहा है, तब नतीजों से ठीक एक दिन पहले तक कांग्रेस को उम्मीद है कि केंद्र में उनका 10 साल से चल रहा सत्ता का वनवास खत्म होने को है। एग्जिट पोल भले ही इस चुनाव को भी कांग्रेस के लिए सेटबैक बता रहे हों, लेकिन अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस ने अपनी सियासी प्रयोगशाला में काफी प्रयोग किए। ना जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर का नारा देने वाली कांग्रेस जाति बताओ के नारे तक पहुंच चुकी है। न्याय यात्रा से लेकर चुनावी सभाओं में राहुल गांधी ने जातीय जनगणना का बिगुल फूंका, ताकि बड़ी आबादी वाले ओबीसी समाज को साधा जा सके। आदिवासी तो कह रहे हैं 2014 में कांग्रेस की सत्ता जाने का बड़ा आधार भ्रष्टाचार माना जाता है, जिसके खिलाफ अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल ने आंदोलन किया था। लेकिन 10 साल बाद कांग्रेस इंडिया गठबंधन की छतरी तले केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के साथ नजर आ रही है, ताकि बीजेपी के विजय रथ को रोका जा सके। सर, कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295। जी न्यूज़।